बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ स्पेशल करंट अफेयर्स शो के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। नाज़रीन, कहते हैं कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, और जब हम इसकी मौजूदा दौर में मिसाल देखते हैं तो वाज़े तौर पर हमें पाकिस्तान चाइना की दोस्ती इसकी ज़िंदा मिसाल नज़र आती है। और हम देखते हैं कि आज जब 1956 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ, एक दोस्ती का मुआहदा साइन हुआ, आज उसको 70 साल मुकम्मल हुए हैं। और हम माजी पे निगाह डालते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने हमेशा चाइना का और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, सिफारती सतह पे, मुआशी सतह पे और दिफाई सतह पे, हर शोबे में हमारा साथ दिया गया चाइना की जानिब से। और इसी तरह जो पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ रहा कश्मीर का, उसमें चाइना का वाज़े जो मौक़िफ़ है वो सामने रहा। और फिर जब ताइवान का इशू आया तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी क्लियर और वाज़े रहा चाइना की फेवर में। फिर हम माज़ी की जानिब निगाह डालते हैं तो चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसकी बहाली में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान वो पहला मुल्क था मुस्लिम उम्मा का जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया, और नॉन कम्युनिस्ट मुल्कों में ये पाकिस्तान थर्ड था जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया। तो माजी में हम देखते हैं कि किस तरह हम दिफाई सतह पर देखते हैं, बहुत सी मिसालें हैं। JF थंडर तैयारे हमारे पास, जुल्फकार जंगी जहाज, और बहुत सी जगहों पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन किया। और जब हम बोर्ड की बात करते हैं यानी वन बेल्ट वन रोड, उसका दिल है CPEC, और उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से चाइना का ताउन हमारे साथ है। आज की जो बहुत अहम खबर थी कि पाकिस्तान का बहुत अहम मसला है, एक तो एनर्जी का। हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दुनिया भर को इस वक्त क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, जाहिर है उसका शिकार हर मुल्क है, उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। तो अभी से उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है और उस पर अमल किया जा रहा है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 कैनप 2 का मंसूबा, आज इसका इफ्तिताह किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से। ये 1100 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। तो एक तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, और फिर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो हमारी ये देरीना जरूरत है। और इसके साथ साथ ये एक सिलसिला है, यानी इसके बाद K3 लॉन्च होगा और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला जाएगा। 2050 तक ये कई हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन FPCCI UBG के ये रहे। और शहजाद जफर शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफीर हैं, जिनका सिफारती हवाले से जिनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे गेस्ट से हम इस हवाले से बात करेंगे। और इब्तिदा डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पर्सनली अगर कोई इशू हो, अगर हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी और इन सब चीज़ों की, तो मुतासर होते हैं। तो आज सबसे पहले इब्तिदा में मैं ये पूछूंगा कि जो इतने बड़े मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है, इसे आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हमारा जो वेटेड एवरेज है तवानाई की जो कीमत है वो सबसे महंगा खत्े में, क्योंकि हम जिन ज़राए से बिजली बना रहे हैं उसमें फर्नेस ऑयल 50% है और फिर गैस का उसमें 30% है। तो ये बड़ा महंगा था। तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम सस्ती फ्यूल से बिजली बनाएं, और सबसे सस्ती फ्यूल्स की जो बिजली होती है वो न्यूक्लियर पावर एनर्जी होती है, फिर हाइड्रो होती है और फिर कोयले से होती है। लेकिन हमें न्यूक्लियर एनर्जी को देने को तैयार नहीं था। हमने फ्रांस के साथ बिल्कुल मुआहदा करा था, लेकिन अमेरिका के दबाव ने, फ्रांस ने आके मुआहदे से इनकार कर दिया। और मैं इस्लाम पेश करता हूँ चाइना को कि चश्मा 1 और चश्मा 2 330 मेगावाट के उन्होंने 2 लगाए और कामयाबी से वो चल रहे हैं। फिर चश्मा 3, चश्मा 4 330 मेगावाट के लगाए, वो भी चल रहे हैं। अब कराची में कैनप K1 था, तो बहुत पुराना हो गया, उसकी एफिशिएंसी भी उसको अपडेट किया गया, बिल्कुल। उसको उन्होंने K2 को 1100 मेगावाट का, जो दुनिया के बड़े न्यूक्लियर पावर बिजली घर होते हैं, वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया। और K3 भी 1100 मेगावाट का आ रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, मैं आपसे बतलाना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ 2500 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर
बिजली हासिल हो रही क्लीन है, एनर्जी, क्लीन एनर्जी, climate friendly। न्यूक्लियर एनर्जी हासिल हो रही है, और सब क्रेडिट चाइना को जाता है कि उनने, जब हमें कोई एनर्जी देने को तैयार नहीं था, न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी, तो चाइना ने बढ़ के दी और कामयाब से हमारे मुल्क में ये बिजली पैदा कर रही है कई दहाइयों से। उसके अलावा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि चाइना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 70 साल के ज़रूर हुए, लेकिन हमारी माशी ताल्लुकात पिछले 20-25 साल में ही ऊपर आए, और उसकी हम एंड सेशन में बात कर लेंगे। लेकिन सी पैक उसका सबसे खूबसूरत मिसाल है, जिसमें $65 बिलियन की सरमाकारी हुई है, $34 बिलियन की एनर्जी के प्रोजेक्ट और $11 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर गोदर प्रोजेक्ट, और सी पैक के साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 9 जो है वो इंशाल्लाह 2 तो लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें चाइना से रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी आएगा। फिर जॉइंट वेंचर की हम बात करते थे, JF थंडर 17, क्योंकि हम F-16 अमेरिकन जहाज थे, उसके पार्ट्स नहीं मिलते थे, हमने पेमेंट कर दी थी और हमें पार्ट सप्लाई नहीं किए थे। आज JF-17 हमने नाइजीरिया को बेचा है, 3 हमारे मुल्क से गए। तो ये चाइना की वजह से हुआ है कि चाइना न सिर्फ हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, जो एक बहुत मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा कारगर चीज़ होती है, ताकि हम उस टेक्नोलॉजी से खुद से वो चीज़ बना सकें। और चाइना ने साथ साथ, आपको सुन के खुशी होगी कि कोविड में जब हम परेशान थे, तो साइनोफार्म जो चाइनीज़ वैक्सीन है सबसे पहले पाकिस्तान को दी, और आज तकरीबन 1 करोड़ लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें मेजॉरिटी ये साइनोफार्म जो है वो चाइना से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो ये चीज़ें हैं, हम एक वो नेशन है कि जो आसान मानते हैं और जिक्र भी करते हैं उसका, तो आज हमें इन तमाम बातों का ज़रूर जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, और फिर जिस जिस जगह पर एक दूसरे का हमेशा साथ दिया गया। मैं शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी तो ज़ाहिर है कि एक सिफारती सतह पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी सबके सामने है। एक सवाल मैं करूँगा, जब हम बात करते हैं दोनों मुल्कों की दोस्ती की, तो पाकिस्तान को किस हद तक चाइना की और चाइना को किस हद तक पाकिस्तान की दोस्ती की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने याद किया आज। एक्चुअली मैं डिप्लोमेटिक जर्नी की बात करूंगा, आपने सवाल बिल्कुल वही पूछा है, क्योंकि इकनॉमी, मिलिट्री और दूसरे फील्ड्स बहुत हैं, मगर आई विल टच अपॉन द डिप्लोमेटिक जर्नी। 50 से शुरू हुई, उसके बाद चलता गया 63 में हमारी बाउंड्री एग्रीमेंट थी, 66 में बेसिकली पहली दफ़ा मिलिट्री हमारे रिलेशंस शुरू हुए, फिर 72 में एक हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ डिप्लोमेसी के थ्रू। वो दौर था जो आपने अभी जिक्र किया कि जब निक्सन प्रेसिडेंट था अमेरिका में, हमने उनको फैसिलिटेट किया था कि उनकी शादी कराई जाए चाइना और अमेरिका की। किशिंगर आया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें फरवरी का महीना 72 का महीना था, साल था, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात हुई। वो तीसरा, फिर 79 में फिर इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े, फिर इतने MOUs और इतनी चीज़ें साइन हुई हैं हर फील्ड में, जिसका मतलब आप हर फील्ड में ऑलमोस्ट कहेंगे आपको मिलेगा। तो मेजर जो चीज़ें हैं सारी, चाइना तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त इसी वजह से भी रहा है कि हमारी पहले टोटल जो रिलायंस थी वो अमेरिका के ऊपर थी। डिप्लोमेटिकली आपको याद होगा कि 50 में स्टेलिन ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था कि हमारी तरफ आए। रूस उस वक्त भी और था, नई चीज़ आफ्टर वॉर से उभरी थी और ये कोल्ड वॉर भी शुरू हो चुकी थी काफ़ी, तो हमने वहाँ उसको ठुकरा के अमेरिकन की तरफ गए। 54 में सिएटो में आए, 55 में सेंटो में आए, और फिर आगे आपको याद होगा कि 58 में जब अयूब खान साहब आए, और उसके बाद 60 मेरा ख्याल है आइजनहावर वाज द प्रेसिडेंट। और हमारे रिलेशन की जब आप बात कर रहे हैं, तो 1960 और 70 में जब चाइना आइसोलेशन के फेज से गुजर रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने उसी भी आ रहा हूँ मैं जी साथ दिया। तो ये जब रिलेशनशिप हमारी वार्मथ आती गई, हमारे पाकिस्तान में भी चेंजेस आते गए हुकूमतों के, बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे आइजनहावर के साथ। उसके बाद 60 के बाद थोड़ी सी फिर चेंज आती गई और फिर आइडियोलॉजीज में फ़र्क आता गया। तो मैं जहाँ से शुरू कर रहा था कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद फॉरेन ऑफिस में बैठ के हमेशा हम ये सोच रहे थे कि ये जो चाइना है ये भी नया ऊपर उभर रहा है, इनको हमारी ज़रूरत है,
और हमें इनकी ज़रूरत है। उस वक्त हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी माशाल्लाह हमेशा अच्छी रही है, अच्छी लीडरशिप हमें रही है। तो अब जैसे पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट चाहिए थी तिब्बत पे, चाइना को सपोर्ट चाहिए थी वन चाइना पॉलिसी पे, ताइवान के साथ उनका आपको पता है वो सारी, हमने उनको सपोर्ट दी। हमें सपोर्ट चाहिए थी कश्मीर की, उन्होंने फुली होल हार्टेड सपोर्ट दिया। ये पॉलिटिकल लेवल पे, फॉरेन ऑफिस के लेवल पे सारी चीज़ें जब हम आहंगी हो गई और हमारी मंगनी हो गई, उसके बाद हम सोचे थे कि शादी बड़ी धामधूम से होनी चाहिए, और इस तरह से पाकिस्तान ने और चाइना ने दोनों ने बड़ा निभाया। आगे चल के इतने एग्रीमेंट साइन हुए, इतने विजिट्स हुए, मैंने वो अपने मोबाइल बंद कर दिया, नहीं तो 25 चीज़ें मैंने नोट की थी कि 51 से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी विजिट्स हुई, कितने प्रेसिडेंट्स आए गए, उसके बाद मीटिंग्स हुई। कहने का मेरा मकसद ये है कि इतने MOU साइन हुए। तो अभी यहाँ तक आप देखें काराकोरम किसने बनाया, आप अंदाज़ा लगाएं। मिलिट्री असिस्टेंस में आज जो भी इश्तियाक साहब ने जो थंडर की बात की, वो किसने हमें हेल्प की। आज पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है। एक ज़माना था, मुझे याद है, मैं डेस्क ऑफिसर था उस वक्त, अमेरिका के आगे हम मजबूर थे। वो हमें F-16 की जो सारे नट बोल्ट हमें वो देते थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे, वी वर बेगर्स, चूजर्स, तो देर की बात है, क्योंकि खुदा के वास्ते ये देते हैं। चाइना से दोस्ती के बाद हमारी डिपेंडेंस, वहाँ की जो भी सारे था नट बोल्ट था, उसके ऊपर हमारे रिलायंस ख़त्म हो गई। और फिर अमेरिका ने हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत फंड्स भी ख़त्म कर दिए, एड भी ख़त्म कर दी थी, काफ़ी बीच में कहानियाँ हैं, रिलेशंस चेंज होते रहे, मगर चाइना ने हमेशा साथ दिया। तो हमें फिर ये हुआ कि चाइना, तो आज की जो हम ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक अच्छा मेल है, और इंशाल्लाह ताला ये आगे चलेगा। और इसमें मेरा ख्याल है दोनों फॉरेन ऑफिसर्स, दोनों लीडरशिप्स जो हैं, उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से आगे हम ये जर्नी परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, जिसका दिल CPEC को हम कहते हैं, तो मुआशी तौर पर ज़ाहिर है कि फ़ायदेमंद तो है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन आप उसको किस सतह पर देखते हैं? देखिए, वन बेल्ट वन रोड जिसका CPEC एक अहम मंसूबा है, और उसमें ग्वादर पोर्ट हॉलमार्क है, ये झूमर है। वो इस तरह से है कि चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर से जी अगर आप यूरोप शिप करते हैं तो तकरीबन 1.5 महीना लगता है, और तकरीबन $3,500 फ्रेट कॉस्ट लगती है। अब ये वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए, ग्वादर पोर्ट के ज़रिए, अगर वेस्टर्न बॉर्डर से हम ना जाएं चाइना में, पाकिस्तान में आए और हम ग्वादर से उसको शिप करें, तो ये मिडल ईस्ट में पहुंचने में $1,000 और 13 दिन लगते हैं, यानी 1/3 टाइम और 1/3 कॉस्ट। जब बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर के ट्रेड इस रास्ते से होगी, तो ये पाकिस्तान को इसके ऊपर ट्रांजिट फीस मिलेगी, वहाँ माशी तरक्की होगी, और ये गेम चेंजर जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। एक चीज़, पाकिस्तान ने चीन के साथ, जो मैंने पहले बार में अपने सेगमेंट में कहा था कि माशी ताल्लुकात ज़रा लेट शुरू किए थे। हम डिप्लोमेटिक सिफारसी सतह के ऊपर चाइना को अमेरिका से मिला रहे हैं, अमेरिका के चाइना से मिला रहे हैं, चू एन लाई, माओ ज़ेडुंग के साथ जो हमारे नए अमेरिका के ताल्लुकात थे उसको इस्तवार करा रहे हैं। लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि इतनी बड़ी ताकत, इन क़ुव्वत का हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो हमने चाइना से 2009 में, मई 2009 में आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये था कि हम यहाँ से जो कुछ अशिया पाकिस्तान से भेजेंगे चाइना तो ड्यूटी नहीं लगेगी, और चाइना से पाकिस्तान आएंगे तो ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि टोटल हमने ट्रेड 2020 में $20 बिलियन की 20 बिलियन, 18 बिलियन की चाइना से एक्सपोर्ट हुई, 2 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान से हुई। लिहाजा हमने ये देखा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये मोर और लेस वन वे हो गया है चाइना के फेवर, क्योंकि हमें अपनी एक्सपोर्ट को पर तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, हमें उन्होंने उन आइटम्स को चाइना में एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री अलाउ नहीं किया था जो हमारे कोर आइटम है, और वो उनके तजाद हैं, यानी उनके आइटम उसको भी कम्पीट करते हैं। टेक्सटाइल मिसाल के तौर पे हमारा मेन आइटम टेक्सटाइल था,
टेक्सटाइल पे ड्यूटी थी, लेकिन अब आपको खुशी होगी जब मैं एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर का, हमने इसको टेकअप कराया था और चाइना के साथ हमने सेकंड फेज एफटीए जो साइन किया है जी। उसमें चाइना ने 364 आइटम, जिसमें मेन टेक्सटाइल के तकरीबन पूरे आइटम आ जाते हैं, हमें यहाँ से एक्सपोर्ट की इजाजत दी। सही, तो duty बड़ी free। कामयाबी हुई ना हमारे लिए। तो अब हमारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि टेक्सटाइल में यान जो हम दे सकते हैं चाइना को दे नहीं सकता। और पिछले 2 साल पहले वी वर द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन यार्न टू चाइना। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि एक तो ये, दूसरे अभी आपने देखा ना कि हर बुरे वक्त में चाइना ने साथ दिया हमारा, जी। और मुस्कुराते हुए साथ दिया, पेशानी पे बल नहीं आए। अभी हमारे सॉफ्ट लोन यानी सॉफ्ट डिपॉजिट थे जो सऊदी अरब के 3 बिलियन के, उसमें से उन्होंने 2 बिलियन वापस मांगे मेच्योरिटी के ऊपर। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसको मजीद आप एक और टर्म रख दें, उन्होंने कहा नहीं। और उस वक्त के खासी जब सिचुएशन कुछ ज्यादा नाजुक हो चुकी थी और वक्त पर साथ देना, ये चाइना ने कहा ये 2 बिलियन हमारा वही सॉफ्ट डिपॉजिट रख लें उन्हीं टर्म्स के ऊपर और सऊदीया को दे दें। तो वालिदैन हमारे और बुजुर्ग ये कहते आए कि बुरे वक्त में जो दोस्त साथ दे वो असल उसको। में तो आज मैं जो भी बातें कर रहा हूँ बड़े दिल एक जज्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि हम मुशर्रफ के दौर में भी चाइना गए थे, फिर मैं पिछली बार फेडरेशन के डेलीगेशन लीड कर रहा था, वहाँ पे उनके बाओ फोरम एक होता बहुत बड़ा, हमने वहाँ सब स्पीचेस की, लेकिन सब में हम ये कहते थे कि समंदर से गहरी और शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है। ये थ्योरेटिकल तो बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि चाइना ने हर उस जगह पे जहाँ पे वो हमें माशी तौर पे मजबूत देख सकता करें, अब उन्होंने हमें जो ऑफर की है तो जिसके लिए हमारी बातचीत हो रही है, फेडरेशन में उनके 2 डेलीगेशन आ चुके हैं कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 2 और सूबे में और एक गिलगित बल्तिस्तान में लग रहा है, यहाँ धाबे जी का संग बुनियाद रख दी गई है। चाइना में जो मशीनरी महंगी हो गई है लेबर की वजह से, जहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट $150 है, उनके यहाँ लेबर कॉस्ट $400 हो गई है, वो चाइना यहाँ पे रिलोकेट करना चाहता है। और वो रिलोकेट जब करेगा यहाँ तो यहाँ के लोग रोजगार मिले। प्लस एक और अच्छी चीज हुई है, अमेरिका ने नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर ड्यूटियां बढ़ा दी और बहुत एक्सेसिव ड्यूटी रख दी, कहीं पे 50%, कहीं पे 40%। बहुत सारे आइटम उनके वायबल नहीं रहे चाइना से एक्सपोर्ट करने में, मेन मेड फाइबर, खास तौर से पॉलिस्टर फाइबर, क्योंकि हम यूज करते हैं, हमें पता है। अगर ये चीज पाकिस्तान में बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से ड्यूटी नहीं है, पाकिस्तान फिर यानी चाइना, बिल्कुल ठीक है, यानी वो ड्यूटी से भी सेव हो जाएंगे और उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ उजरतें चाइना के मुकाबले में कम है और हम चाइनीज मशीनरी पे 50-60 साल से काम कर रहे हैं। हमारा जो वर्कर है आंख बंद अंधेरे में लाइट गई हो तो हाथ डाल के स्टार्ट कर देता मशीन को। टफ काम है ना। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ चाइना पाकिस्तान एक वो कॉम्बिनेशन है जो अल्लाह ताला ने, जहाँ चाइना को फायदा हो रहा है क्योंकि ये दोनों का है और फिर हमारे यहाँ को जो रोजगार में असर आएगा, इसको कहते हैं। और अब जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो ये है कि हमारे बलूचिस्तान के लोग भेजे गए हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए, और वो माशाल्लाह वहाँ लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, शादियाँ भी हुई हैं। तो ये इंटर कल्चरल, बिल्कुल वो जो हम बात करते हैं तो सीपैक उबोर का दिल और सीपैक का दिल फिर गवाह है। मैं शेख साहब की तरफ आऊँगा। शेख साहब, एक तो जो हम सिफारती सतह की बात करते हैं कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उस वक्त जब एक नाजुक सिचुएशन थी और हमें रिटर्न करना था, अब पाकिस्तान ज़ाहिर है कि सिफारती तौर पर ना तो वहाँ से ताल्लुकात बिगाड़ सकते थे ना यहाँ से, ये वक्त पर नज़र है। उसी तरह जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जितना वाज़ेह मौक़िफ़ चाइना कह रहा है वो उतना किसी का भी नहीं रहा। तो ये जो पाकिस्तान का या चाइना का, पाकिस्तान का ताइवान के हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये ऑलवेज इसी तरह ये आगे बढ़ेगा और इसको बढ़ना चाहिए भी? देखें, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत सी चीज़ों पे हम आहंगी जब होती है, जैसे कश्मीर का आपने कहा है, हमें चाइना की तरफ से इतनी सपोर्ट है कि आपको ये भी याद होगा कि पिछली दफ़ा जब कश्मीर की बात हो रही थी तो सिक्योरिटी काउंसिल में साइड लाइन्स पे चाइना ने ही रिक्वेस्ट की थी कि एक मीटिंग की जाए, मगर वो भी इतना कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही।
देखिए, पैलेस्टाइन कहें या कश्मीर कहें, ये दो खित्ते ऐसे हैं, इतने उनको 70 साल से ज़्यादा हो गया है, इतने रेजोल्यूशंस हैं, इतनी जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं, इतने सारे हमने जलसे निकाले, जुलूस निकाले। मैं ऐसे डिप्लोमेट अभी ये देखता हूँ कि वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसी, वी हैव टू रिव्यू आवर पॉलिसी, दैट वी शुड कम डाउन टू अ सोल्यूशन। ये प्रॉब्लम रहा है, और ये यूनाइटेड नेशंस जो हैं, वो सिर्फ, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो बिल्कुल खरे अल्फाज में कहूँगा, ये सिर्फ वो बॉडी बनी थी जब मुसलमानों को ख़त्म करना था, और ये उन्होंने अपना 5 जो वीटो पावर्स हैं उनको अपने पास रखा था। ये उस वक्त की सिचुएशन थी। अब आप मुझे ये बताएं, अफ्रीका का कोई 54 या 55 मुल्कों से बड़ा ग्रुप है, कोई वीटो पावर है, कोई रिप्रेजेंटेशन है? नो। मुसलमानों की OIC कितनी बड़ी है, क्या कोई वीटो पावर उन्होंने दिया है? नहीं। सर एटॉमिक स्टेट होने के बावजूद दे कीप देम डिवाइडेड। नहीं मिला। अभी भी ये रिफॉर्म्स जब आए थे, मुझे याद है मैं उसमें इन्वॉल्व था, कि रिफॉर्म्स जब आए थे सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म से, वो दे वर ट्राइंग, द अमेरिकन्स वर ट्राइंग कि जर्मनी, जापान और इंडिया को भी किसी हद तक वीटो पावर का सिलसिला दिया जाए। वो तो ठीक है, हमने बड़ी मेहनत की उस हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा, जो बिल्कुल इंडिया तो बिल्कुल ही उसके नहीं उतरता था उस पर, मगर ये कि दूसरी जो भी है, तो मगर अब भी उनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों को पीछे रखा जाए। ये एक पॉलिसी है। देखें, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं दोबारा आपके पहले सवाल पे आऊँगा कि पाकिस्तान, चाइना जो है अभी एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। मैं अफ्रीका में रहा हूँ सफ़ीर, 600 क्या मेरा ख्याल है 700-800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ चाइना की। अफ्रीका को, हर मुल्क को उसने मदद की हुई है। मैं सूडान में सफ़ीर था। सच्ची बात यह है कि हम उनको कुछ नहीं देते थे तो चाइना दे देता था। मेरा कहने का मकसद ये है कि उसने दुनिया को पूरा जो है एक किस्म का वन बेल्ट वन रोड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये वेलफेयर। आपका मतलब ये कि जो खित्ते नजरअंदाज किए गए थे, चाइना ने उन पर फोकस किया। उसको चाइना ने लेबर दिया, अपने लोग भेजे। मैं अल्जीरिया में था, तो मुझे प्रेसिडेंट ने कहा कि जी हमें यहाँ घर बनवाने, 60,000 घर बनवाने लेबर के लिए, आपके पास लेबर है? तो खैर मैंने लिखा कि वो हमसे नहीं हो सका। तो चाइना ने कहा कि आप फिक्र न करें, हम आधी भाव पे आपको लेबर भी देंगे, आपको घर भी बना देंगे। 6 महीने में घर बना दिए, और लेबर भी बिल्कुल चीप। चाइना इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे अफ्रीका में और एशिया में, जिधर देखें जहाँ भी जो भी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, उनको उन्होंने मदद की है और कर रहा है। इसने क्या किया है कि सारे बैलेंस ऑफ पावर को हिला दिया है। जो वहाँ जो एक मोनोपोली थी, वो UN के थ्रू उनकी मोनोपोली थी। चाइना भी मेंबर है वहाँ का। अब आप देखें यहाँ फ़लस्तीन के इशू में देखें, 3 दफ़ा वीटो किया है। किस चीज़ की? जॉइंट स्टेटमेंट पे किया है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि चाइना को और पाकिस्तान अभी जिस खित्ते में है, स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन अगर आप देखें, चाइना नीड्स अस एंड वी नीड चाइना। आइंदा देखिएगा जो मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, बैलेंस ऑफ पावर सिचुएशन होगी, टाइम ज़रूर लगेगा। आजकल मिडल ईस्ट इज़ अंडर फायर, मगर ये है कि देख लीजिएगा कि ये रशिया और चाइना विल साइड विथ मुस्लिम्स। ये मुसलमान ब्लॉक के साथ होगा, बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा, और वेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता वीकन होगा, और उनको रियलाइज़ करेंगे वो आपस में कि हम जो हैं अभी इनसे ताल्लुकात अच्छे रखें, वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। पाकिस्तान की पॉलिसी देखें, आर वी डिपेंडेंट नाउ ऑन अमेरिकन? नो, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर स्ट्रॉन्ग, और हर चीज़ है वो किस वजह से, उसका मेजर रीज़न चाइना है, जिसको ओपनली बाकायदा हम एडमिट करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने कश्मीर की बात की, सिर्फ कश्मीर नहीं, उनका जिनजियांग है, उसके बाद तिब्बत जैसे मैंने अर्ज़ किया, दूसरे मसाइल जो भी हैं उनका टेनमन स्क्वायर पे जो हुआ था पुराना, वो जो है, ये कोई मामूली बातें नहीं थी। पाकिस्तान ने उनकी पूरी सपोर्ट की, अमेरिका से ताल्लुकात कराए, वेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान उस वक्त स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमने वो सारी चीज़ें करवाई। चाइना इस चीज़ को भूला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट जो है बेवफाई करता है, वो भूल जाता है, अब कितनी भी उनके साथ अच्छाई करते हैं। अब चाइना जो है वफादार है और डिपेंडेबल फ्रेंड है। आज जो हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसी वजह से सलाम पेश करते हैं चाइना को कि उनकी दोस्ती पक्की। और सर वो बेवफाई वाली आपने बात की, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो बेवफाई वाली बात की है शेख साहब ने, आप कुछ मेरा ख्याल है बिजनेस के हवाले से इस पे आप अपनी मैं जब चाइना गया तो एक इंटरप्रेटर हमारे साथ थे और वो अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो उनसे हमने जब बात करी तो उन्होंने कहा सर हमें ये डर था कि नई जनरेशन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को, जो आप लोगों ने भुट्टो साहब ने और
माओ जेतुंग एंड चू एन लाई से शुरू हुए थे, वो भूल न जाएं। तो हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसालें देखें, अभी भी हम उनको सिखाते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस किस तरह से पाकिस्तान ने हमारे और अच्छा, ये वहाँ पर ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए कि हम अपने उन ममालिक की जो हमारे मोहसिन हैं, जी। जो पाकिस्तान की माशी तरक्की में उनका अहम किरदार है, वो आने वाली नस्लों को हम बताएं। ये देखें ना, तुर्की में हम जाते हैं तो हम किसी दौर में चले जाएं, हमें वो इज्जत मिलती है। उनकी हर जनरेशन को पता है कि पाकिस्तान, हमारा मोरक्को में बिजनेस है, छोटे भाई मेरे वहाँ के कौंसल जनरल है इश्तियाक बेग साहब। पाकिस्तान ने पासपोर्ट दिया था उनके एग्जाइल लीडर को, जो यूनाइटेड नेशंस पासपोर्ट पे गए थे, रात को एम्बेसी खुलवा के अच्छा, यूएस में, और वो वहाँ पे गए, फिर उन्होंने अपना केस प्लीट किया और बाद में उन्हें आज़ादी हुई। लेकिन उन्होंने मुझे उस पासपोर्ट की कॉपियाँ दी हैं और इस तरह से करके दी कि ये हमारे लीडर को आपने दिया था, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने यूनाइटेड नेशन में उन्हें बोलने का इजाज़त मिली और हमने अपना केस आज़ादी का जो है पेश किया। अच्छा, ये जैसे आपने बात की तो हम बाजी में भी देखते हैं कि अमन मिशंस जो यूनाइटेड नेशंस के रहे, बोस्निया का इशू है सब जगह, जो किरदार पाकिस्तानी फौज ने अदा किया और वाज़ेह तौर पे, और शायद यही वजह है कि वो लोग याद भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा जब भी मौका मिला है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के हर कोने में जहां भी हमारी फौज गई है, वहां पर अमन कायम करने में अपना अहम किरदार अदा किया है। और शेख साहब इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने देखा 22 से ज़्यादा, मेरा ख्याल 22 या 25 से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ हमारे यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान का किरदार रहा है। नंबर 1। फौज की मुझे एक बात याद आ गई, इसी वजह से मैं आपकी तरफ देख रहा था कि मैं जब सूडान में सफ़ीर था तो वहाँ अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ सूडान जो प्रेसिडेंट उमर थे, अभी वो 1 साल हुआ है कि नीचे उतरा है, काफ़ी देर मैं था वहीं, मैं वहाँ 99 से 2002 तक था। अच्छा, तो उसने ट्रेनिंग पाकिस्तान से ली हुई थी, स्टाफ कॉलेज कोयटा से किया हुआ था। जी जी। तो मुझे वो क्या कह रहा था कि हर दफ़े महीने में महल में बुलाता था और खाना खाता था। तो मैंने कहा एक्सीलेंसी, यू आर वेरी काइंड एंड यू आर ऑलवेज इनवाइटिंग मी टू द पैलेस। कहता है इसकी तुमने जो कहा है ना, तुम छोटे हो मगर तुम्हें एक बताऊं क्यों मैं बुलाता हूँ आपको। मुझे वो आस आती है पाकिस्तान के प्यार की मोहब्बत, और उस मोहब्बत की खुशबू आती है। सर यार मैं ऐड करूंगा, एक तो आप जिनका जिक्र करें, इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान नेवी की बात करते हैं तो 7 मुख्तलिफ ममालिक के नेवी के जो एडमिरल्स बने हैं वो हमारी पीएन है, पाकिस्तान नेवल अकेडमी से ट्रेनिंग के बाद। अरब ममालिक देखें, फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग देखें, हमारा फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम से कम 50 से ज़्यादा मुल्कों को फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग देता है। मैं उसमें पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद आप देखें दूसरी, और ये भी आप देखा होगा कि इनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं वो मोरलेस सिमिलर हैं। आप गल्फ कंट्रीज़ के देखें, नेवी के वाइट तो वाइट, थोड़े से फूल और इनका थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो आपने बात की, पाकिस्तान की बड़ी कदर है बाहर जो है, हम हमेशा उनसे अच्छे रहें। जैसे पासपोर्ट्स की आपने बात की, इस तरह की और भी काफ़ी 2-3 मिसालें हैं। हमने बड़ी 69 में हमारे जहाज़ों ने बम्बार्डमेंट की सीरिया और फलां जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी उस वक्त, यमन और ये अमन के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा, हमारे फोर्सेस का, सबका रहा। अच्छा सर, मैं ये बात कर रहा था कि आप तो चाइना के, आपके तो मैं अक्सर देख रहा होता हूँ मुतवातिर विजिट हो रहे हो जी। मैं तो इतने सालों से जब आप पर्सनली जाते हैं चाइना, तो आप उसमें एक तो आपने बताया कि वहाँ पर ये सिलसिला है कि वो बताते हैं, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि उसमें क्या तब्दीली मजीद आ रही है बेहतरी तरफ, और मजीद क्या होना चाहिए, दोनों जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? एक तो तब्दीली ज़रा से बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बतलाऊं कि 1990 में 92 में हमने पहला अपना स्पिनिंग मिल, बेक स्पिनिंग मिल यहाँ लगाया जी। और उसकी प्लांट मशीनरी लेने में अपने कंसल्टेंट के साथ चाइना गया। मुझे शौक था और मैं चाहता था कि मैं मशीनरी देखूं सप्लायर को कि वो कैसी मशीनरी है, पार्ट्स देते हैं साथ में वगैरह वगैरह। तो फ्लाइटें तो चाइनीज़ कभी अनरिलायबल थी, हमें पता चला कि कैंसिल हो गई हैं। फिर हम ट्रेन में गए तो ट्रेन में जो 2nd क्लास उनकी ट्रेन थी उसमें पैर ऊपर रख के बैठा था, नीचे सब पानी पानी था जो टॉयलेट का निकल रहा था। मैं 90 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं बात कर रहा, 30 साल पुरानी जी। फिर हम वहाँ पे गए तो जो आदमी जिसको मैं उठा के देखूँ तो साइकिल के ऊपर कैप पहने हुए
वो जैकेट पहने हुए और जो जा रहे हैं आ रहे हैं, और इस तरह से माहौल में मैंने वो मशीनरी साइकिलिंग का देखी। तो ये कहते हैं कि चाइना में साइकिलिंग को फरोग दिया इसलिए भी जाता था कि एक तो आपने फ्यूल कंजप्ट मतलब सेव करना है ना फ्यूल को, ये- फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली और फिर हेल्थ के हवाले से कि लेकिन वो मैं ये जो बतला रहा प्लानिंग्स हूँ, करते हैं तो सारी चीजों को मद्देनजर लेकिन जब मैं गया हूँ डेलीगेशन लेके, जी मुसलसल ऑफिशियल डेलीगेशन फेडरेशन की थी अभी 5 साल 6 साल पहले, तो अमेरिकन ब्लिंकन में गाड़ी में रिसीव करने आ रहे हैं, बेहतरीन किस्म का लैंडमैन का शूज सूट और बाली के शूज पहने हुए, एक्सीलेंट इंग्लिश बोल रहा है वो लड़का या लड़की जो हमें लेकर आए विद ऑल दैट, इनके सारी आजिजी के साथ, और उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल गया। मुझे चाइना में जिस होटल में हम रहते थे, अब 5 स्टार होटल है, तो मैं गिनता चले जाऊं तो मंजिलें ही नहीं खत्म होती, 50 मंजिले वाले होटल हैं, ये अपना शंग्रीला वगैरह। तो कौम ने जो तरक्की की प्रोडक्ट्स है, की जो ये प्रोडक्ट्स थी जो हम देखते थे कि इवन हमने ये भी देखा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी वो चाइना में बन रही थी, चाइना से बन के फिर वहां जा रही थी, जो लेबर कॉस्ट कटिंग की जो हम बात करते हैं। अमेरिकन बड़े बड़े, इटालियन बड़े बड़े ब्रांड, शैंडलियर बाकरा जो दुनिया का सबसे महंगा शैंडलियर है, इटालियन है, वो चाइना में बन रहा है। तो चाइना ने ये ना समझे कि सस्ती क्वालिटी बना के और मार्केट का हिस्सा लिया, चाइना ने हाई क्लास क्वालिटी भी अंडर लाइसेंस बनाए। टेक्सटाइल की मशीनरी की मैं मिसाल करके बात ख़त्म करता हूँ। स्पिनिंग में टेक्सटाइल मशीनरी टोटल छाई हुई थी यूरोपियन की, यानी कार्डिंग होती थी, क्रॉसोल की यूके की होती थी, और रीटर की होती थी, स्विस की वो ड्रॉप फ्रेम्स, उसके बाद टोयोटा की जो जापानीज है, बाकी मशीनें होती थी सिंप्लेक्स वगैरह। आज ये सब जिनके नाम दिए चाइना में बन रही हैं अंडर लाइसेंस आधी कीमत पे, और आज पाकिस्तान की 60% मशीनें जो नई आ रही हैं, जो मिल लग रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरे अपने मिल में, वो 70-80% चाइनीज मशीनरी। अच्छा, आप भी चाइना से ही बाय कर रहे हैं? वो एफिशिएंसी भी दे रही है, वो क्वालिटी भी दे अच्छा, रही है, क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो जहाँ तक हम लोग सुनते हैं कीमत कि बहुत कम है। जी, एक तो जो क्वालिटीज बनाई जाती हैं, कहा जाता है कि वो हर ताकि इकोनॉमिकली जो भी अफोर्ड कर सके वो हर तरह की क्वालिटीज बना देते हैं, ए बी सी डी। एलईडी लाइट के लिए आप जाएं, जी वो दिखाएंगे ये एलईडी लाइट जो $1 की है, ये एलईडी लाइट जो है ये $10 की जी है, हाँ। ये 5 की है। अब आप बतलाएं कि आपकी अफोर्डिंग रेंज क्या है, तो फिर जो आपकी कस्टमर को नहीं जाने प्रोडक्ट देते, मिल जाएगी। जी, वो कस्टमर को नहीं जाने देते, वो अपने आप वो कहते हैं ये $5 टू मच कुछ करें, वो भी सोच में पड़ जाते हैं, फिर वो वर्किंग करते हैं, ओके वी वर्क इट आउट फॉर $4। अब यकीनन उसमें कोई चीज़ वो निकालते होंगे, कोई महंगी चीज़ की जगह सस्ती चीज़ डालते होंगे, लेकिन कस्टमर नहीं जाए, ये मैं समझता हूँ एक माइंडसेट जो है उनका जो चेंज हुआ है, अप्रोच उनकी अप्रोच इसी लिहाज से। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं शेख साहब, तो पूरे वर्ल्ड को लेके चल रहा है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, हम बात करते हैं माजी में भी डिफरेंट ब्लॉक्स रहे, स्टिल मौजूद है, अभी तक मौजूद है। उस सूरत में पाकिस्तान की जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है उसे तो हर जानिब देखना है, तो उस सूरत में जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान चाइना दोस्ती को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? देखिए, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, अब एक ही सुपर पावर है जो अमेरिका है, उसके ऊपर सारा बोझ है दुनिया का। 30-35 मुल्कों से ज़्यादा उनकी फ़ौज वहाँ अभी तक है। मैं 7 साल जापान में रहा हूँ और जगह रहा हूँ, हर जगह पे उनकी फ़ौज है, बड़ा उनका खर्चा आ रहा है, इतना खसारा उनका हो गया है कि अमेरिकन जो हैं, और ख़ास करके कोविड के बाद तो और प्रॉब्लम हो गई है कि हम इतना खसारा कैसे पूरा करेंगे। ये ट्रेड वॉर जो जब चाइनीज़ के साथ उन्होंने शुरू की है, मगर चाइनीज़ इतने सॉलिड लोग हैं कि उनको आगे आने नहीं देते, कहते हैं ठीक है जो आप करें तो हम भी करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे तो आपके मार्केट्स खाली हो जाएंगे, आपकी चीज़ें ले नहीं सकते। मैं जर्मनी में था कौंसल जनरल, तो उस वक्त मैं जर्मन, हमारे पाकिस्तानी वहाँ काफ़ी आते थे, तो कभी कभी पेपर नहीं था, इधर था, तो पुलिस कहती थी जी इनको आप आउट पास वो जो ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट बना थे हम इसको वापस भेजेंगे। जी, मैंने कहा वापस क्यों भेजोगे? मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की वहाँ बैठ के, मैंने कहा देखिए कितनी पाकिस्तानी है, कहता है ये 1500-1700 के करीब हैं, हमें आप क्यों नहीं बना के देते? मैंने कहा देखिए एक तो ये है कि पाकिस्तानी का एकदम डॉक्यूमेंट, ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तानी
हैं या नहीं हैं, उनके वेरीफाई करने होते हैं एंटीसीडेंट सारे जो हैं। पाकिस्तानी इसकी शक्लें जो हैं इराक से मिलती हैं, यमनी से मिलती हैं, इंडिया से मिलती हैं, तो मैं तो नहीं दे सकता। मैंने कहा आप जर्मन से नेबर कंट्रीज का बड़ा फ्लो रहा है माजी में लोग। हो रहा है। दूसरा जो आते रहे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उनसे, मैंने कहा ये बताएं आपकी जो है जीरो ग्रोथ है पॉपुलेशन की। कहता है यही तो सबसे बड़ी गलती हुई यूरोप में, हमारे पास लेबर नहीं है। हमें नहीं पता था कि आज का ये टाइम आएगा। मैंने कहा कि फिर पाकिस्तानियों की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने कहा अच्छा ये मुझे बताएं पुलिस कमिश्नर साहब कि पाकिस्तानी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है? आपने इमिग्रेशन की बात की है, ओवर स्टे हो गया, ये हो गया। कहते हैं नहीं क्राइम में नहीं है। मैंने कहा ईस्ट यूरोपियंस कितने हैं क्राइम में? बहुत। आपके मैंने कहा जर्मन्स कितने हैं? बहुत। पाकिस्तानी? कहते एक भी नहीं है। मैंने कहा मैं भी कौन सा जनरल हूँ यहाँ का, तो आपको पाकिस्तानी नहीं चाहिए? मैंने कहा लॉ ऐसा पास करें जिसमें उनको प्रोटेक्शन दें, हम आपके लिए काम करते हैं, आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मकसद है कि सारे यूरोपियन जर्मनी को तो पाकिस्तान ने जो माजी में सपोर्ट किया था वो तो ऑन रिकॉर्ड है। और जर्मनी में जो टर्किश गए उस वक्त जब हम कंपनी भेज सकते थे, आज वो वहाँ बिजनेस में छाए हुए। ये चीज अभी वो पछता रहे हैं कि हमने जीरो ग्रोथ क्यों की। जीरो ग्रोथ में मतलब बच्चे भी न बनाओ, ये ना करो, फना करो, तो दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीज जिसमें लेबर उनको अच्छी मिले। पाकिस्तान की लेबर बड़ी प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन्ड है, सच्ची बात है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा जो सिलसिला अच्छा, इसमें मैं बल्कि डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जब हमने बात की कि उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को जब कंट्रोल किया, अब उनके पास लेबर की कमी है या यंगस्टर्स की भी कमी है, लेकिन जब हम पाकिस्तान और चाइना को देखते हैं तो मेरे ख्याल है दोनों जानिब ये इशू नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग तो एक तो रफ एंड टफ होने के साथ साथ मेहनती भी, और क्राइम में तो पाकिस्तानी दुनिया में हमें कहीं नजर नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि ये भी पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ा एडवांटेज होगा कि जो इकोनॉमी पे जो फोकस कर रहे होते हैं, वर्ल्ड में निकल रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इन फ्यूचर हम लोग मजीद इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए एक तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें एक सबसे बड़ी खुसूसियत है एडप्टेबिलिटी की। हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीज़ें, हम बहुत जल्दी माहौल को अपना लेते हैं। आप देखें यहाँ टैक्सी ड्राइवर भी है, वो अरबी 2 महीने में बोलेगा, उल्टी सीधी अरबी बोलेगा, और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद तो फ्लुएंट बोलेगा। तो हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं बाहर जब जाते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं, फिर वो डिसिप्लिन होता। अपने मुल्क में वो लाइन नहीं लगाएंगे, लेकिन जब दूसरे मुल्क में उतरे एयरपोर्ट पे कानून को फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं। और इसी वजह से हम फेवरेट मोस्ट हैं। हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल्स आता है कि टैक्सी ड्राइवर के पास 3 लाख दिरहम का बैग उसने पुलिस स्टेशन में लाके वापस दे दिया और इनाम देने लगे, तो उसने कहा नहीं है तो मेरा फर्ज था, मेरे पैसे नहीं है। इन चीज़ों ने हमारा ये तो हमारी कुछ वकार है ना कि हमें जो सकाफती तौर पे हमें सिखाया जाता है, जिन्हें मैनर्स बोलते हैं, कि मॉरल वैल्यूज जो हमारी, तो ये तो हमें हमारी खून में है, हमारी घुटी में शामिल बचपन से की जाती है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के साथ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सबसे अच्छा काम किया था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के लोगों को बाहर भेजा। और ये वो लोग थे आज पूरी दुनिया में छाए हुए, एंड दे आर वेल प्लेस्ड पीपल। क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी बाहर पढ़ा है, बाहर बिजनेसेस किए हैं, बाहर रहे हैं, मैं बाहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, ये बल्कि मैं आपसे शेख साहब पूछना चाहूँगा कि जब हम जाते हैं अब्रॉड, किसी भी फॉरेन कंट्री हम लोग जब जाते हैं, चाहे विजिट हो या किसी भी काम से, तो हम ये फील करते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वतन को, हम सब सफ़ीर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस वक्त हम बात करें, चाइना की बात करें, तो शायद ये इस खित्ते की भी खूबी है कि रूल को वहाँ पे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो एज अ एम्बेसडर कभी आपके सामने कभी कोई ऐसी चीज़ें आती होंगी, कोई ऐसा खास वाक़या हो कि आपको लगा हो कि वाकई आती है जो हमारी देखिए, मुझे ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि हमें यहाँ अपने घर में जब लेबर बाहर जाए, या जैसे ओईसी या दूसरे इदारे हैं, वो प्रॉपर ब्रीफिंग करे उन कंट्रीज़ की, उनके लॉज की, कि आप लोग जा रहे हैं और अब वहाँ के ये कवानीन हैं, अगर आप ये चीज़ करेंगे, आप एम्बेसडर्स हैं, उसमें बदनामी होगी। हमें वहाँ तकलीफ तब होती है कि हम भी बताते हैं एज अ मिशन। मैं तो ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ बिल्कुल ही जद्दा में रहा हूँ जहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मैं अपना फ्रैंकफर्ट में रहा हूँ जहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो ऐसी मिसालें आई काफ़ी जिनको एजुकेट करना पड़ता था, मगर यह कि काश अगर ये सिस्टम हमारे कंट्री में हो जाए, अभी तक नहीं हुआ, होना चाहिए एक ब्रीफिंग और उनको छोटी छोटी बुकलेट बना के कंट्रीज की देनी चाहिए। जरूरत हम महसूस करते हैं, जैसे जब हम जाते हैं खंजराब जाते हैं, गिलगित जाते हैं, जो पाक चाइना बॉर्डर है, आप भी गए, हम भी गए, तो पाकिस्तान ने
यानी दोनों जानिब से एक दूसरे को मौके दिए हैं कि लेबर भी मूव कर सकती है और उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती, तो ये कैसा कदम है, आप इसे किस निगाह से देखते हैं? देखिए, क्योंकि दोनों जब लोगों हर को कंट्री दोनों के जानिब साथ फायदा एक होता है। किस्म का अरेंजमेंट होता है, उसमें एग्रीमेंट्स भी होते हैं। अब जैसे सऊदी अरेबिया है, बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ के बड़े स्ट्रिंजेंट कानून हैं और कवानीन, और वो बहुत ऐसे यहाँ जो कफील सिस्टम है, कफील जो है पासपोर्ट भी लेके रख देता है, मैं तो वहाँ रहा हूँ कॉन्सुलर, और पैसे भी नहीं देता। अच्छा, ऐसे इश्यूज चाइना तो के साथ कहने तो का नहीं है? मकसद है, इसी तरह चाइना के साथ देखिए, चाइना की और चीज़ है, चाइना बिल्कुल खुद जो है उनके पास लेबर बहुत है। मैं TDPA में कंसल्टेंट था, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में, कोई 3-4 साल वहाँ रहा। एक्चुअली मैं कंसल्टेंट था अफ्रीकन मार्केट्स का, क्योंकि मैं अफ्रीका में सफ़ीर रहा हूँ, कोई 10 मुल्कों का लुक आफ्टर करता था। जब सूडान में था तो मेरे पास 4 थे, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चैड। फिर मैं नॉर्थ अफ्रीका में था, अल्जीरिया में था, तो मोरिटानिया, माली और ये सारे। तो मैंने उनको बना के दिया था सारा प्लान, अफ्रीकन प्लान, कि भाई इस सारे अफ्रीका में इतनी गुंजाइश है ट्रेड की। डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, जितनी गुंजाइश, इतनी मैं इतना बोल सकता हूँ, इस पर टाइम नहीं है। हर कंट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी दौलत है। मगर ये मुझे याद है कि सूडान में तेल था, उस पर जब चाइनीज आए, मैं एक किस्सा आपको बता रहा हूँ मोहब्बत का, क्योंकि सेलिब्रेशन हमने बड़ा जोर दे के लुक अफ्रीका डॉक्टर एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी, जी कराई है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज में ये था, किया है। और यूनुस डागा साहब जो अच्छा, ऐसी कोई स्पेशली आपने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई ऐसा कोई आप लाए हो, कोई ऐसा जिस तरह आपने हाँ, जिक्र किया? बात ये हुई कि हमारा नया घर बन रहा था, तो मैं अपनी वाइफ के साथ, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ 2 विज़िट करनी पड़ी मुझे चीज़ें लेने के लिए। वहाँ पे खाने का बड़ा मसला था। हम मुस्लिम फूड हलाल के चक्कर में दिल ही नहीं चाहता था किसी चीज़ पे हाथ रखें, तो हम अपने पाकिस्तानी खाने लेके गए थे केन करा के, और वो वहाँ होटल वालों से बात पहले हो गई थी कि ये गर्म करके हमको दे देंगे। तो हमारा जो वहाँ एजेंट था, जो हमारे बाद में शिपमेंट करते थे और सब, मिस्टर किंग नाम था उसका, उसको इतने ये खाने पसंद आ गए पाकिस्तानी। तो जब वो वापस आया तो जो बचे हुए थे हमारे, वो कहता बस सिर्फ आप हमें ये दे दीजिए, बिकॉज ही एंड हिज वाइफ लव दिस पाकिस्तानी स्पाइसी पाकिस्तानी फूड। food। वो उनके खाने के मुकाबले में बड़ा अच्छा ज़्यादा अच्छा, टेस्ट। एक ट्रेंड भी तो चला था, हम देखते हैं कि स्टिल हमें चाइनीज रेस्टोरेंट्स मिलते हैं कि अगर हम देखते हैं कि वो हमारे फूड को पसंद कर रहे हैं, तो एक जमाने में तो ये ट्रेंड इतना बन गया था कि लोग स्पेशली चाइनीज फूड खाने, कराची में स्पेशली अब देखें रेस्टोरेंट्स। लेकिन चाइना में जो चाइनीज फूड हमें मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो रॉ होता है, उसमें सॉल्ट भी वैसा डालते हैं कि वो जुबान सुन हो जाती है। तो चाइनीज जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी टेस्ट से ब्लेंड किया हुआ है, जो हमें अच्छा लगता है और यूज टू है। बट चाइनीज में चाइनीज जो है वो डिफरेंट फूड है, वो डिफरेंट बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए देखिए चाइना टाउन बनाया हर जगह पे, मेन जगह पे, कि चाइना है भाई, ये देखो ये चाइना टाउन पूरी दुनिया में जी, पूरी हर मुल्क चाइना टाउन। ये क्यों बनाया? ये डिप्लोमेसी। देखिए डिप्लोमेसी सिर्फ ये नहीं कि किताब में आप सिर्फ स्पीच लिखें या आगे करें, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मूव। आप उनसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सूडान में जब मैं था तो एक दफ़ा 23 मार्च का फंक्शन हो रहा था, डॉक्टर साहब तो वहाँ सारे लोग आए थे, कुछ नेचुरली वजीर भी थे, तो मैंने गुलाब जामुन बनवाए थे। अच्छा, मेरा वो कुक जो है, मैं तो रिसेप्शन लाइन में खड़ा था, भागता हुआ कहता है सर वो गुलाब जामुन तो नहीं, वो सिर्फ शीरा पी रहे, और वो गिलास में डाल के ना वो डाले, गुलाब जामुन कोई नहीं खा रहा। ओह, मैं भाग गया, मैंने कहा एक्सीलेंसी व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर, दिस इज टोटली पॉइजन, यू आर नॉट ईटिंग दिस वन, दिस इज। कहते हैं एम्बेसडर टेल अस व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज शीरा। मैं खरतूम में शीरा एम्बेसडर मशहूर हो गया। कैबिनेट तक ये हुआ, ये मैं सच बता रहा हूँ, कैबिनेट में डिस्कस हुआ कि पाकिस्तानी सफीर से ये पूछा जाए कि ये शीरा बनता कैसे है। हमारे पास शुगर बहुत है, तो कहने का मकसद है हमारी खाने हैं सारी चीजें, तो सर ये सारी इससे स्वीट इससे कॉर्न काफी तो चीजें शुगर हुई, होगी ना? काफी चीजें हुई आगे पीछे। देखें, हम सिंसियर एफर्ट चाहिए, सारी चीजें हों इसमें। चाइनीज एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आपने जो पहला सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा 2 मिनट उसमें जी, दूंगा। sure, sir, please। जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मोड है ना, और मूड जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये सारी ये जहाँ जो चेस स्कीम चल रही है इस खित्ते में, यहाँ जो मिडल ईस्ट में खास करके सारी चीज़ें, ये कार्ड्स चेंज होने वाले हैं। रियली पाकिस्तान बहुत इसमें इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और चाइना भी ऑफ कोर्स। अमेरिका अकेला है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन को अपनी लगी हुई है, इसमें अमेरिकन। तो उसमें ये है कि इस सारी चीज़ों में हर फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन हम जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं।
इसमें हमें समय कुछ सच भी है सर बिल्कुल इस पे तो मुफीद बात कर सकते हैं, टाइम हमारे प्रोग्राम का खत्म हो गया। मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं कि रीजनल ट्रेड आने वाले वक्त का खेल का नाम है और रीजनल ट्रेड में हमें अपने इलाकाई ममालिक पे बहुत फोकस शुक्रिया करना है। डॉक्टर साहब, शेख साहब हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत मुफीद जो है गुफ्तगू भी रही, जो कि हमें समझते हैं कि और ख़ास तौर पे ये मौका भी ऐसा था कि जो हमारा देरीना मसला बिजली का और कैरब 2 और ये 1100 मेगावाट जो कि तसलसल जारी रहेगा और हमारी गवर्नमेंट ने इस पर जो स्पेशली फोकस किया है, ये देरीना मसाइल हैं और उसमें चाइना का जो किरदार है और जिस तरह चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और फिर वन बेल्ट वन रोड जैसे सी पैक और उसके बाद अब गवादर पर जिस तरह फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर आबनाए हम्स ब्लॉक हो जाए या फिर ये नहर का भी बीच में मामला आया था, उससे पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है और गवादर पोर्ट की अहमियत क्या है, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया के पास ऑप्शन नहीं था नहर ब्लॉक थी। यानी वक्त की कमी है, आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। सद्दाम तुफैल हाशमी और हमारे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।